नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज फिर आप लोगों के सामने पॉलिटी का एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के सामने आया हूं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम लोग राज्यपाल के बारे में वीडियो देखे थे और उससे पहले पॉलिटी का जो पूरा प्लेलिस्ट है उसमें अलग अलग तरह के हर वीडियो आपको उपलब्ध मिलेंगे। केंद्रीय कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन सब से रिलेटेड वीडियोज़ हैं और बहुत ही बेहतरीन वीडियोज़ हैं दोस्तों। जो मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ ना, वो 4 किताबों से तैयार कर रहा हूँ। मैं स्पष्ट बता देता हूँ, अगर आप वीडियो ढंग से देख लेते हैं तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको लक्ष्मीकांत जैसी मोटी वो 500 पन्नों की किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी। आपको परीक्षा वाणी और बाकी जो भी किताबें आती हैं जो आप पढ़ते हैं पॉलिटी के लिए, वो सब नहीं पढ़ना पड़ेगा। मेंस का भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप वो वीडियोस देख करके बना सकते हैं, ठीक है। मेंस को आजकल क्या किया जा रहा है, कोई भी पीसीएस एग्जाम हो या फिर आपका यूपीएससी एग्जाम हो, आप यदि सोचते हैं कि केवल किताब पढ़ के रट करके और चले जाएंगे एग्जाम दे देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अब यदि आप पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो कोई भी टॉपिक जो होता है ना, वो करंट से रिलेट करके पूछा जाता है मेंस में। आप देखते होंगे जो क्वेश्चन यदि आप लोगों ने पिछले 2-3-4 साल का देखा होगा तो आपको पूरा का पूरा अंदाजा होगा कि एग्जामिनर आपसे ये चाहता है कि आपका जो तथ्यों का पकड़ है, तथ्यों पर जो आपको पकड़ है, जो किताबी पकड़ है, जो किताबी ज्ञान है, जो बेसिक नॉलेज है, उस पर कितनी पकड़ है और उस किताबी या फिर बेसिक ज्ञान को आप करंट टॉपिक से रिलेट करके अपने शब्दों में किस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं। आपकी क्या सोच है उसके बारे में, ठीक है। तो आधारभूत जानकारी तो किताबों से मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। आप बेसिक प्रिंसिपल्स जो है या फिर बेसिक जो तथ्य हैं वो किताबों से ही जानते हैं, लेकिन आपको अब अपना दृष्टिकोण जो है ना वो विस्तृत करने की जरूरत है मेंस का आंसर राइटिंग करने के लिए। और पीटी में भी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप देखे होंगे थोड़ा स्टैंडर्ड जो है ना वो टफ होता जा रहा है। इस बार बीपीएससी का ही क्वेश्चन देख लीजिए, केवल जो क्वेश्चन पूछे गए आपको डायरेक्ट किताबों में कहीं नहीं मिलेंगे, आपको खुद से समझ करके और उसके बाद जो है उसका आंसर लगाना होगा। आप यूपीपीएससी का क्वेश्चन देख लीजिए, यूपीएससी का क्वेश्चन देख लीजिए या फिर किसी भी पीसीएस का क्वेश्चन देख लीजिए, आपको डायरेक्ट किताब से क्वेश्चन अब नहीं पूछे जा रहे हैं। डायरेक्ट आप सोचते हैं कि लुसेंट पढ़ लेंगे और ये किताब पढ़ लेंगे, वो किताब पढ़ लेंगे, रट्टा मार के चले जाएंगे, तो उससे नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वीडियोज जो है मेरे वो अवेलेबल है, मुफ्त है और आप उनको जरूर देखिए ताकि आपको हर टॉपिक एकदम डिटेल में समझ में आए। मैंने जो संसद का वीडियो बनाया है ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप वीडियो देखिए और उसके बाद क्वेश्चन बना करके कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बना करके देखिए। यदि नहीं बनता है ना तो मैं चैलेंज देता हूं, खुलेआम आप मेरे फेसबुक अकाउंट पर आइए, आप यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, जहां भी आपको जो भी कमेंट करने का मन है, जो भी आलोचना करने का मन है, खुलेआम कीजिए। मैं सब आलोचनाओं का स्वागत करूंगा। यदि क्वेश्चन नहीं बनता है तो जितना गाली देना है मुझे दे लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि क्वेश्चन बन जाता है, ईमानदारी से यदि आप वीडियो देखते हैं और आपका क्वेश्चन 95% बनता है, तो ज़रूर से ज़रूर थोड़ा सहयोग कीजिए। मेरा चैनल नया है, अभी बहुत लोगों तक पहुंचाना है मेरे वीडियोज़ को। जो लोग नहीं देख पाते हैं, जो लोग गरीब हैं, मतलब गाँवों से आते हैं, छोटे छोटे शहरों से आते हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, उन लोगों तक मुझे अपना वीडियो पहुंचाना है। और इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ 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 वीडियोस खूब देखिए, पूरा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि मुझे अपना वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है, जिनके पास संसाधन नहीं है, जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में नहीं जा सकते हैं, जो मोटी मोटी किताबें नहीं खरीद सकते हैं 400-500 की, उन लोगों तक पहुंचाना है। जिनके पास समय नहीं है, कोई काम करता है, प्राइवेट नौकरी करता है और वो भी बीपीएससी की तैयारी करना चाहता है, पीसीएस की तैयारी करना चाहता है, वो अपना नौकरी देखेगा या नोट्स बनाएगा या क्या करेगा, किताब पढ़ेगा मोटी मोटी, उसके पास समय नहीं होता। तो उनके लिए मैं वीडियोज बना रहा हूँ, नोट्स लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। उन तक ये पहुंचाइए। जो महिलाएं हैं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं या फिर जिनके पास टाइम नहीं होता घर का काम संभालने से, वो भी यदि
उनके भी सपने बड़े हैं, वो भी अधिकारी बनना चाहती हैं, तो उनको भी मेरे वीडियोज़ से लाभ होगा। उन तक ये वीडियोज़ पहुँचाइए। जिनके पास खुद से नोट्स बनाने का समय नहीं है, जिनके पास मोटी मोटी किताबें पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन उनके सपने ज़रूर बड़े हैं, वो कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। और आप सब लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि ठीक है, मस्ती के लिए आप कोई भी चैनल चुन सकते हैं जहां पर आपको कोई भी फालतू की जानकारी दी जाती हो और आप लोग 1.5 लाख 2 लाख 50 लाख लाइक कर देते हैं, कोई बात नहीं है। आप मस्ती के लिए कोई भी वीडियो देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जहां पर आपको लड़कियां पटाना सिखाया जाता हो, जहां पर आपको सीटी बजाना सिखाया जाता हो और बाकी सब सिखाया जाता हो, वहां पर बिल्कुल जाइए। लेकिन यदि पढ़ना हो, एग्ज़ाम देना हो और सफल होना हो, तो आपको मेरा वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, शेयर करना चाहिए। और ये तो आपके सामने प्रत्यक्ष है ना, ये आपके सामने प्रत्यक्ष है। आपको केवल देखना है वीडियो और क्वेश्चन बना करके देखना है। मैं ये तो नहीं कर रहा, आपको कुछ लग नहीं रहा है। जो डाटा आप दूसरे वीडियोस देखने में खर्च करते हैं, एक वेब सीरीज नहीं देखोगे ना, तो मेरा कम से कम जो है आप 10 वीडियो तो जरूर देख लोगे। यदि एक वेब सीरीज का डाटा यदि आप बचा लेते हो तो थोड़ा सा आप कर लो। एक दिन बस अपने करियर के लिए एक दिन तो दे दो, एक दिन तो दे दो। आप पूरा पॉलिटी का प्लेलिस्ट देखो और उसके बाद कोई भी किताब उठा करके कहीं से भी कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओ, कोई भी आप मेंस का क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। यदि आपको सहायता प्राप्त न हो और यदि 90% क्वेश्चन आपका न बने, तो फिर कभी मत देखना यार। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना, मैंने कोई गन पॉइंट पर थोड़ी रखा हुआ है कि हाँ आपको देखना ही है, आपको सब्सक्राइब करना ही है, मत करना। ये तो घड़ी डिटर्जेंट वाले बोलते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो पहले एक बार देखो तो सही। आप लोग क्या करते हो ना, छोटा चैनल है, अभी नया शुरू किया है मैंने, ज़्यादा दिन हुआ नहीं और मेरे पास प्रचार का माध्यम नहीं है। मैं रेडियो मिर्ची और बाकी लोगों तक प्रचार नहीं कर सकता। यहाँ तक कि मेरा खुद का ग्रुप है, उसमें भी जो है मैं वो देता हूँ, लोगों को बताता हूँ, वीडियो का लिंक देता हूँ, तो कोई ध्यान नहीं देता है। पता नहीं क्यों, क्या है क्या नहीं है, मुझे पता नहीं है क्या उनको दिक्कत है। क्योंकि आज तक कभी भी मैंने कमेंट जो देखा है यूट्यूब पर, कभी भी किसी ने भी मेरे कंटेंट की बुराई नहीं की है। ये ज़रूर हो सकता है कभी कभार बोर्ड पर कुछ अक्षर छोटे लिख देता हूँ तो उनको देखने में दिक्कत हो जाती है, तो वो सब बोलते हैं। तो अब मैंने सुधार किया है, उसमें भी बहुत सारा सुधार किया है, डिजिटल कंटेंट भी लेकर के आया हूँ। तो जो आप लोग सजेशन देते हैं ना, सलाह देते हैं, उनसे मैं अपने आप में सुधार करने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। लेकिन अब उसमें क्या है, अब सुधार तो मैं कर लूँगा, लेकिन मेरा प्रचार कौन करेगा? मेरे पास कोई संसाधन नहीं है। मैं अपने छोटे से कमरे में ये वीडियोज बनाता हूँ, ठीक है। मेरे पास मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा परिवार और आप ही हैं, बस 4 ही चीज़ हैं मेरे पास। न मेरे पास कोई टीम है, न कोई प्रचार तंत्र है, न मेरे पास कोई संसाधन है, न बहुत पैसा है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। पैसे की बात क्या करूं, संसाधनों की बात क्या करूं। मैगजीन मेरा जनवरी का तैयार है, आप लोगों को मैगजीन दिखाया भी था मैंने, लेकिन उसको छपवा सकूं इतने पैसे नहीं है मेरे पास। प्रकाशक से बात भी की थी लेकिन उसने धोखा दे दिया, जो भी है। तो ऐसा होता रहता है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ वीडियोज हैं जिनको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। मैंने जो प्राचीन भारत का वीडियो बनाया है, उसमें पाषाण कालीन संस्कृति है, उस वीडियो को 1600 लोग देख चुके हैं, 1600 लोग देख चुके हैं, जो कि आज तक का मेरा सबसे हिट वीडियो है। तो वो वीडियो ऐसा है जिसमें, अच्छा, यदि आप लोगों को लगता है कि बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं दिखता, तो वो वीडियो भी ऐसा ही है जिसमें बोर्ड पर मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है, ज़्यादा स्पष्ट नहीं दिखता। यदि आप 720 पिक्सल में देखोगे तभी आपको स्पष्ट दिखेगा ज़्यादा, लेकिन उसको 1600 लोगों ने देखा है और बहुत सारे लोगों ने सराहा भी है। किसी ने भी बुराई नहीं की, सबने बहुत तारीफ़ की कि भैया वीडियोज़ बहुत अच्छे हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के वीडियोज आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं, लेकिन पॉलिटी के वीडियोज आप लोगों ने नहीं देखे हैं। जबकि पॉलिटी जो है ना, मेरा कहता हूँ फेवरेट सब्जेक्ट है। एक तरह से मैं पॉलिटी को इतना अच्छे से समझा सकता हूँ ना कि फिर आप वीडियोस देख करके वो करना ना कि कितने अच्छे से मैंने पॉलिटी को समझाया है। चाहे वो राज्यपाल का वीडियो हो, राष्ट्रपति का वीडियो हो, संसद का वीडियो हो, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद का वीडियो हो, आपका मौलिक अधिकार हो, मौलिक कर्तव्य हो, नीति निर्देशक तत्व हो, नागरिकता हो, हर वीडियो बहुत ही बेहतरीन मैंने बनाया है और सारे तथ्यों को इंक्लूड किया है एक ही वीडियो में,
4-5 किताबों से एक ही वीडियो में सारा का सारा आपको सार मिल जाएगा। आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप सोच सकते हो लक्ष्मीकांत को बेस्ट किताब माना जाता है पॉलिटी का, और वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी यदि आप मेरा वीडियो देख लेते हो तो प्लीज़ देखो और शेयर करो। मेरे पास सिर्फ आप ही हो मेरा प्रचार करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो कोई यदि आपकी मदद करना चाहता है तो आपको उसकी भी मदद करनी चाहिए, है ना। मेरे पास सिर्फ आप लोग हो, तो आप लोग प्लीज़ 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 पहुंचाओ, लोगों तक पहुंचाओ, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले। देखो अभी कोई मोनेटाइज मेरा चैनल तो हुआ नहीं है, तो आप लोग चाहोगे तो तुरंत मोनेटाइज हो जाएगा। और मैं कोई ऐड वैड देने वाला नहीं हूँ, जो भी है। तो मोनेटाइज होने से क्या होता है ना, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। आपको लगता है कि हाँ, आपने जिस लिए चैनल शुरू किया था वो हो रहा है, लोग देख रहे हैं वीडियो, क्योंकि देखेंगे। कंडीशन आप जानते हो, 4000 घंटा वॉच आवर होना चाहिए साल भर के अंदर, और 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। तो सब्सक्राइबर तो खैर हो जाएंगे 1000, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और हो भी चुके हैं। 1700 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, 1750 से ज़्यादा। लेकिन मोनेटाइज तभी होता है जब 4000 आवर्स लोग आपका वीडियो देख चुके होते हैं। तो यदि वो मोनेटाइज हो रहा है, इसका मतलब लोग आपका वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये होती है। तो अभी तक वीडियोज बहुत कम लोगों ने देखे हैं। लोग क्या करते हैं ना, छोटा चैनल है भाई, इतने मात्र के ही तो लाइक है, मतलब 1700 लोग ही तो जुड़े हुए हैं, तो चैनल खराब ही होगा। ये लोगों की मानसिकता होती है कि चैनल खराब ही होगा, ज़्यादा लाइक तो मिले नहीं है वीडियोज पर, ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं। अरे भाई, आप लोग यही सोचो ना कि आप जब जन्म लिए थे तभी आपके पास इतना ज्ञान हो गया था क्या? तभी आप 5 फीट के गबरू जवान हो गए थे क्या? नहीं हुए थे ना। आपको भी तो शुरुआत से ग्रोथ करने में टाइम लगता है ना। तो यदि कोई चैनल अभी छोटा है, बहुत कम दिनों से चल रहा है, उस पर लाइक कम है, कमेंट कम है, उस पर व्यू कम है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसका कंटेंट भी खराब होगा। ऐसा नहीं है। आप बचपन में थे, आप जब बच्चे थे, तो क्या आपका संस्कार खराब था क्या? आप खुद बताओ। संस्कार खराब था। जब आप स्कूल में गए तो धीरे धीरे वो क्या हुआ, डेवलपमेंट होता है। धीरे धीरे आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, डेवलपमेंट होता है। लेकिन क्या बचपन से ही ऐसा हो जाता है? नहीं होता है ना। धीरे धीरे आपके पास एक्सपीरियंस होता है, एक्सपर्टीज बढ़ती है, नॉलेज होता है, आप अपने आप में सुधार भी करते हो और आगे भी बढ़ते हो। तो धीरे धीरे करके मैं भी अपने आप में सुधार कर रहा हूँ। हमारा वीडियो भी अच्छे अच्छे कंटेंट ला रहा है। टाइम लगता है। तो आप ये मत सोचो कि यार छोटा चैनल है तो बड़ा ख़राब कंटेंट होगा। तो ऐसे देख करके इग्नोर मत किया करो। और मेरे ग्रुप के लोगों से मेरा अनुरोध है, जो भी PCS एडुकेयर ग्रुप में है, एडुकेयर ग्रुप में है, अरे भैया 1.5 लाख लोग हो आप लोग, लगभग 1.5 लाख लोग मुझसे फेसबुक पर जुड़े हुए हैं मेरे ग्रुप के थ्रू। मैं वीडियो के लिंक डालता हूँ, आप लोग इग्नोर कर देते हो यार। क्यों इग्नोर कर देते हो? आप लोग मैं सिर्फ इतना ही तो कहता हूं कि वीडियो देखो, क्वेश्चन बनाओ, यदि बनते हैं तो ठीक, नहीं बनते हैं तो छोड़ दो, मत देखो दोबारा। इतना भी तो कर लो। मैं केवल पढ़ने के लिए ही तो बोल रहा हूँ। चलिए खैर, जो भी हो, अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपना टॉपिक, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। यदि मैं इस टॉपिक पर बोलने लग जाऊं ना कि क्या करते हो और आप लोग क्या नहीं करते हो, तो बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना विलंब के। चलिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं राज्य मंत्री परिषद के बारे में। राज्य मंत्री परिषद का वीडियो देखने से पहले लेकिन एक बार फिर यही कहना चाहूँगा कि आप लोग राज्यपाल का वीडियो देख लीजिए और प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का वीडियो देख लीजिए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये वीडियो, ठीक है। तो राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में यदि बात करें तो हमारा देश, जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है। तो जिस प्रकार की व्यवस्था केंद्र में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के लिए की गई है, वही व्यवस्था राज्यों में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के लिए की गई है। तो ठीक वही स्थिति है जो प्रधानमंत्री की केंद्र में होती है, वही स्थिति मुख्यमंत्री की है, और जो स्थिति केंद्र में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की होती है, सेम स्थिति राज्य में राज्य के मंत्रिपरिषद की होती है। अब राज्य जिस प्रकार से केंद्र में हम देखते हैं कि जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख जो होता है, जो वास्तविक कार्यकारी शक्तियां होती हैं, वह प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो ठीक उसी प्रकार राज्य में यदि हम देखते हैं तो जो संवैधानिक शक्तियां निहित होती हैं राज्य स्तर पर, वो राज्यपाल
में निहित होती है, यानी कि संवैधानिक मुखिया राज्य का राज्यपाल होता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर देखें तो वास्तविक मुखिया, जो वास्तविक कार्यकारी अधिकारी होता है, कार्यकारी जो शक्तियां जिसमें निहित होती हैं, वह होता है मुख्यमंत्री, ठीक है। और मुख्यमंत्री कौन होता है, तो अनुच्छेद 163 में 1 में कहा गया है कि वैसी शक्तियां, यहाँ पर मैंने कुछ अनुच्छेद भी लिखे हैं। संविधान में वैसे जो है ना, मंत्रिपरिषद के कार्य शक्तियां इत्यादि के बारे में या फिर मुख्यमंत्री के बारे में डायरेक्ट जो है वो कोई भी प्रावधान नहीं दिया हुआ है, लेकिन कुछ अनुच्छेद हैं जिनके जरिए हम लोग उनके बारे में समझ सकते हैं। तो 163 और 164 ऐसे ही 2 अनुच्छेद हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के उपबंध दिए गए हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। तो उसी में कहा गया है 163(1) में कहा गया है कि वैसे मामले जिसमें राज्यपाल अपने विवेक अनुसार निर्णय लेता है, उनको छोड़कर, तो यहां पर विवेक अनुसार राज्यपाल किन मामलों में निर्णय लेता है, यह आपको राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां जब समझेंगे तब आपको पता चलेगा। तो राज्यपाल का वीडियो इसीलिए मैंने देखने के लिए कहा है कि वहां पर मैंने राज्यपाल की जितनी भी विवेकाधीन शक्तियां होती है उन सबको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो वो वीडियो देख लीजिए आप। तो यहां पर 163(1) में कहा गया है कि वैसे मामले जिसमें राज्यपाल अपने विवेकानुसार निर्णय लेता है, उन मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में कार्य करने के लिए राज्यपाल की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। तो यह आपका अनुच्छेद 163 में कहा गया है 1 में, ठीक है। अब है अनुच्छेद 163(2). इसके अनुसार संविधान या राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह कुछ मामलों में अपने विवेकानुसार कार्य करे। तो कुछ मामलों में राज्यपाल से अपेक्षित होता है कि वह अपने विवेक के अनुसार काम करे, ठीक है। और उन मामलों में यदि राज्यपाल अपने विवेक की शक्ति का उपयोग करता है, तो उसका जो निर्णय होगा, उसका जो विवेकपूर्ण निर्णय होगा, वह अंतिम निर्णय होगा और उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, उस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है कि उन्होंने मतलब उस मामले में उनको विवेक के अनुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, या फिर यदि उन्होंने किया है तो क्यों किया है, ठीक है। तो इस मामले को जो है न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता है। यही है आपका अनुच्छेद 163(2). इसके बाद अनुच्छेद 163(3) में, यहां पर हम लोगों ने अनुच्छेद 163(1) देखा, अनुच्छेद 163(2) देखा। अनुच्छेद 163(3) में कहा गया है कि जो आपका मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देती है, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद किसी कार्य के लिए जो सलाह देती है, तो उसको भी आप न्यायालय में प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। न्यायालय में ये नहीं कह सकते हैं कि भैया मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी है और मतलब कि क्यों दी है, क्या दी है, ये सब आप न्यायालय में सवाल नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के अनुच्छेद हम लोगों ने देखे। 163(1) में कहा गया है कि राज्यपाल की सहायता हेतु मंत्रिपरिषद होगी और उसका मुखिया जो होगा वह मुख्यमंत्री होगा। दूसरे में कहा गया है कि जो राज्यपाल स्वविवेक से निर्णय लेता है, अपने विवेक अनुसार निर्णय लेता है, तो उसकी विधि मान्यता पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, ठीक है। विधि मान्यता का मतलब होता है उसकी कानूनी मान्यता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है कि हाँ भैया उनको अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था किसी मामले में, ठीक है। उसके बाद 163(3) में कहा गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद जो राज्यपाल को सलाह देगी, उस पर भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है कि भैया मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को यह सलाह क्यों दी और अगर दी तो क्या दी, ठीक है। तो इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। यह है आपका अनुच्छेद 163(1), 2 और 3। अब है अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164(1) में कहा गया है कि राज्यपाल जो हैं वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और राज्यपाल ही मुख्यमंत्री के सलाह पर या विमर्श करके और मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। यह कहा गया है अनुच्छेद 164(1) में, ठीक है। अब इसमें यह समझना जरूरी होता है कि सलाह, तो यहाँ पर शब्द का उपयोग किया गया है कि मंत्री मतलब कि मुख्यमंत्री की सलाह से जो है मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, लेकिन यह यहाँ पर जानना जरूरी है कि वास्तविक रूप में होता क्या है कि यदि मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो चुकी है और मुख्यमंत्री क्या करता है, विभिन्न नामों को, विभिन्न पदों के लिए विभिन्न मंत्रियों के नाम जो है
वह राज्यपाल को सौंपता है, उसकी लिस्ट राज्यपाल को सौंपता है और राज्यपाल जो है उसको इनकार नहीं कर सकते हैं। हाँ भैया, मुख्यमंत्री ने बोला कि अमुक आदमी को मतलब मंत्री बनाना है और वो लिस्ट दे दिया, तो राज्यपाल उसको इनकार नहीं कर सकते, उन्हीं लोगों को मंत्री बनाएंगे। ठीक है, तो यह बात आपको समझनी जरूरी है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 164(2), जिसमें आपको मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद का जो सामूहिक उत्तरदायित्व होगा वह आपका विधानसभा के प्रति होगा। जैसा हम लोगों ने केंद्र में पढ़ा था कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जितना भी सदस्य होता है, जितना भी मंत्री होता है, उसका सामूहिक उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है। तो सेम यहाँ पर भी है कि राज्य मंत्रिपरिषद के जितने भी मंत्री होते हैं उनका सामूहिक उत्तरदायित्व जो होता है वहां पर लोकसभा के प्रति होता है। गलती मैंने बोल दिया, वहां पर केंद्र में लोकसभा के प्रति होता है और राज्य में जो है आपका विधानसभा के प्रति होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की यदि बात करें, यहाँ पर व्यक्तिगत इसमें चर्चा नहीं की गई है, दूसरे अनुच्छेदों में चर्चा की गई है, लेकिन यदि यहीं पर हम लोग व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो होता है वह हर एक मंत्री का वो राष्ट्रपति के प्रति होता है केंद्र में और राज्यपाल के प्रति होता है आपका राज्यों में। क्यों? क्योंकि जो मंत्री होते हैं वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रहते हैं। अब यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत से क्या मतलब है। संविधान में तो दिया गया कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, लेकिन वास्तविकता यह होती है कि वह मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। मुख्यमंत्री को यदि किसी से नाराजगी हो जाए या फिर मतलब कि मुख्यमंत्री यदि चाहता है कि अमुक मंत्री को हटा देना है, वो ढंग से काम नहीं कर रहा है या फिर उससे कुछ मतभेद हो जाए, तो वह राज्यपाल को यह सलाह दे सकता है कि भैया आप जो है इस मंत्री को बर्खास्त कर दीजिए, या फिर उस मंत्री से डायरेक्ट इस्तीफा मांग सकता है। ठीक है, अभी नीतीश कुमार को लग जाए कि हाँ भैया ये मंत्री काम नहीं कर रहा है, तो नीतीश कुमार तुरंत बोलेंगे भैया अपना इस्तीफा दो, काम खत्म करो आप, है ना। या फिर राज्यपाल से कहेंगे कि इसको बर्खास्त कीजिए, काम खत्म कीजिए इसका, है ना। तो ये होता है, मुख्यमंत्री के ही प्रसाद पर्यंत वास्तविक रूप में देखें तो सभी मंत्री काम करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 164(3) में कहा गया है कि कोई भी मंत्री जो है उसको पद धारण करने से पूर्व, कोई भी मंत्री जो है उसको पद धारण करने से पूर्व राज्यपाल जो है वो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं और यह शपथ का प्रारूप जो है वह अनुसूची 3 के अनुसार होगा। ठीक है, यह जरूर याद रखिएगा। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें संविधान की जितनी भी अनुसूचियां हैं उनके बारे में भी मैंने बताया है, तो वो भी वीडियो यदि आप चाहें तो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो है और आपको अनुसूचियों से बराबर प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो वो वीडियो भी देख लीजिए। ठीक है, तो जो तीसरी अनुसूची है उसमें विभिन्न पदाधिकारियों के लिए, विभिन्न मंत्रियों के लिए जो है आपका पद एवं गोपनीयता की शपथ के बारे में दिया हुआ है, उसका प्रारूप दिया हुआ है। तो उसी प्रारूप के अनुसार राज्यपाल जो है किसी भी मंत्री को पद धारण करने से पूर्व शपथ दिलाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जो है शपथ दिलाया गया है, अभी लेटेस्ट चुनाव तो वही हुआ है, तो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 164(4). इसमें कहा गया है कि कोई भी मंत्री जो है वह मतलब कि पद धारण यदि कर लिया है और फिर भी विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, मान लिया कि कोई है जो कि चुनाव लड़ा ही नहीं है, फिर भी उसको मतलब कि बना दिया गया है, मंत्री बना दिया मुख्यमंत्री ने, तो यदि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो अधिकतम 6 माह तक, मतलब 6 महीने तक ही वह मंत्री पद पर रह सकेगा, जब तक कि 6 महीने के अंदर उसको राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, उसकी सदस्यता लेना अनिवार्य होगा। यदि वह सदस्यता नहीं ले पाता है 6 महीने के अंदर, तब उसको इस्तीफा देना होगा या फिर बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसके बाद वो अपने पद पर बना नहीं रह सकता है। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 164(4) में दिया गया है कि कोई भी मंत्री पद धारण करने से पहले यदि आपका विधानसभा का सदस्य नहीं है या फिर विधान परिषद का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है विधानमंडल के, तो उसे 6 माह के अंदर विधानसभा या फिर विधान परिषद यानी कि विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा वह मंत्री नहीं रहेगा 6 महीने के बाद। ठीक है, जैसे केंद्र के लिए उदाहरण मैं दे सकता हूं, राज्यों के लिए तो अलग अलग राज्य हैं बहुत सारे, तो इतनों का वोट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन केंद्र के लिए उदाहरण दे
सकता हूं कि केंद्र में क्या किया था इस बार सेकेंड टर्म में मोदी जी ने क्या किया था कि एस जयशंकर को ला करके विदेश मंत्री बना दिया था। अब विदेश मंत्री उनको बना दिया, लेकिन वो तो चुनाव लड़े नहीं थे, न राज्यसभा के सदस्य थे, न आपके लोकसभा के सदस्य थे, तो उनको मंत्री तो बना दिया, तो 6 महीने के अंदर उनको फिर जो है आपका राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। ठीक है, तो यह आपको याद होगा शायद। चलिए अब देख लेते हैं अनुच्छेद 164(5) में क्या दिया है। तो अनुच्छेद 164(5) में दिया गया है कि मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते जो होंगे, मंत्रियों के वेतन और भत्ते जो होंगे वह विधानमंडल तय करेगा। ठीक है, और क्या क्या वेतन और भत्ते होंगे यह सब जो है विधानमंडल ही तय करता है। जैसे वहां पर संसद करती है वैसे ही यहाँ पर विधानमंडल करता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में। यदि हम लोग मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में देखें, यहाँ पर आपका मंत्रिपरिषद के गठन का जिक्र किया गया है, तो मंत्रिपरिषद के यदि गठन के बारे में हम लोग देखें तो राज्यपाल जो होता है वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, या तो मैं पहले भी बता चुका हूं। और मुख्यमंत्री क्या करता है, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वह आपका मंत्रिपरिषद के गठन का प्रथम चरण होता है। सबसे पहले तो आपका आम चुनाव हुआ, मतलब विधानसभा चुनाव हुआ। ठीक है, विधानसभा चुनाव से जो भी आपका बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा उसको आपका राज्यपाल जो है वह मुख्यमंत्री बना देंगे, मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर देंगे। यदि किसी को बहुमत नहीं मिला है तो राज्यपाल अपने विवेकानुसार जिसको भी जो भी सबसे बड़ा दल बनकर के उभरा है चुनाव में उसको सरकार बनाने का निमंत्रण देंगे और फिर टाइम देंगे 1 महीना का कि हाँ भैया आप जो है आप विधानसभा में हमको जो है विश्वास मत हासिल करके दिखाइए। यदि वो विश्वास मत हासिल करता है तो फिर मुख्यमंत्री रहेगा, नहीं रहेगा तो फिर इस्तीफा देगा और जो दूसरा सबसे बड़ा दल होगा उसको बुलाएंगे। तो यह सब जो है आपका विवेकाधीन शक्ति है राज्यपाल का। तो यह सब हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पर दल भी हो सकता है और चुनाव पूर्व गठबंधन भी हो सकता है, या फिर चुनाव के बाद भी यदि कोई गठबंधन बना है तो उसको भी अपने विवेकानुसार जो है राज्यपाल बुला सकते हैं। यदि वो दिखाता है जाकर के, आप लोग देखते होंगे बराबर सब जो है दल बदल करते रहते हैं और एक दल दूसरे दल से मिल करके बना लेता है कैसे भी सरकार। जैसे महाराष्ट्र में आप लोगों ने देखा है 3-3 दल मिल करके और सरकार बनाए। ठीक है, उससे पहले बीजेपी ने भी जो है शिवसेना को तोड़ करके और सरकार बनाई। तो यह सब होता रहता है, इन सब पर थोड़ा बहुत नजर रखना जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो हो गई। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद क्या होता है कि मुख्यमंत्री विभिन्न मंत्रियों के नामों की सूची राज्यपाल को सौंप देते हैं और राज्यपाल जो है उनको मंजूर करना ही होता है। राज्यपाल मंजूर कर लेते हैं और उसके बाद विभिन्न मंत्रियों को वो नियुक्त कर देते हैं, उनको शपथ वगैरह दिलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मंत्रिपरिषद का गठन हो जाता है। अब यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि जो मंत्री हैं उनकी अर्हता यानी कि योग्यता के संदर्भ में कोई भी जो है आपका स्पष्ट प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया है, प्रत्यक्ष उपबंध नहीं है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं एसआर चौधरी बनाम पंजाब राज्य मामला 2001, इसमें यह आप याद रखिएगा, एसआर चौधरी बनाम पंजाब राज्य मामला 2001। यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और आप इस तरह के मामले देते हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले निर्णय दे चुके होते हैं, यह सब आप यदि क्वेश्चन यदि अपने आंसर में इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं, तो आपका मेंस का आंसर इतना खूबसूरत बन जाता है कि सामने वाला जो एग्जामिनर है वो आपका आंसर देखते ही आपको जो है फुल मार्क्स देता है। ठीक है, तो यह सब इंक्लूड करना जरूरी है, इसीलिए मैं आपको बताता हूं हर वीडियो में। तो एसआर चौधरी बनाम पंजाब राज्य जो मामला था 2001, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि किसी सरकार के पूरे कार्यकाल में कोई व्यक्ति, किसी भी सरकार के पूरे कार्यकाल में कोई भी व्यक्ति अधिकतम 6 मास तक ही विधानमंडल का सदस्य बने हुए, मतलब बने बिना मंत्री रह सकता है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि 6 मास से ज्यादा जो है वह मंत्री नहीं रह सकता है यदि वह विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण नहीं करता है। तो यह जो निर्णय था सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था एसआर चौधरी बनाम पंजाब राज्य मामला 2001 में, याद जरूर रखिएगा। अब हम लोग को देखना है 91वां संविधान संशोधन 2003। 91वां संविधान संशोधन 2003 जो है उसमें मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में बताया गया। ठीक है, मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में मूल संविधान में कोई चर्चा नहीं की गई थी, तो गठन में ही ये भी पढ़ना है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो याद रखिएगा। क्योंकि
संविधान, मूल संविधान जो था उसमें मंत्री परिषद का क्या आकार होगा, कितने संख्या में मंत्री, अधिकतम संख्या, न्यूनतम संख्या क्या होगी मंत्रियों की, इस बारे में मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं दिया गया था। तो अब क्या हुआ, कुछ राज्य छोटे हैं, कुछ राज्य बड़े हैं। अब कुछ लोग जो है मंत्रियों की भरमार लगा देते हैं, अपना जो क्या बोलते हैं। अब संख्या निश्चित करना क्यों जरूरी है, यह भी समझना आपको जरूरी है कि भैया अब मान लिया कि अलग अलग दल मिलकर के गठबंधन कर लिए और उसको लालच दे दिया कि हाँ भैया तुमको भी मंत्री बना देंगे, तुमको भी मंत्री बना देंगे, तुमको भी मंत्री बना देंगे, हमारा समर्थन दे दो। तो उससे क्या होगा, मंत्री परिषद का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा। और लालच में आ तो जाएंगे साथ में, लेकिन मंत्री परिषद का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा, सब आपस में ही लड़ते रहेंगे, फिर उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया गया कि 91वां संविधान संशोधन 2003 बनाया गया, उसको संविधान में जोड़ा गया और 164(1) का जो है अनुच्छेद उसमें जोड़ा गया, ठीक है, संविधान में। और उसमें कहा गया कि मंत्री परिषद की जो अधिकतम संख्या होगी वह राज्य विधानसभा के जितने सदस्य संख्या है उसके 15% से ज्यादा नहीं हो सकती है। कहने का मतलब यदि 100 सदस्य है राज्य विधानसभा में तो 15 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं, 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। अधिकतम संख्या जो होगी वो 15% ही होगी। लेकिन यहीं पर छोटे राज्यों के लिए कहा गया है जिसमें मतलब कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या बहुत ही कम है, तो वहां पर भी कहा गया है कि न्यूनतम जो संख्या होगी मंत्री परिषद की वह 12 होगी, 12 से कम मंत्री आप नहीं रख सकते हैं। तो यह आपका संविधान संशोधन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं मंत्री परिषद के गठन में ही हमको देखना है कि मंत्री कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं भैया। पहला जो होता है वह होता है आपका कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री होते हैं जिनको कैबिनेट को हिंदी में मंत्रिमंडल भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, मंत्रिमंडल भी कहा जाता है। इसके बाद होता है, ये हो गया आपका कैबिनेट मंत्री, यह जो होता है सर्वोच्च स्तर का मंत्री होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद होता है आपका राज्य मंत्री, राज्य मंत्री होता है, ठीक है। और उसके बाद जो होता है आपका उप मंत्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रमवार आप समझ सकते हैं कि ये नंबर 1 पर हो गया, सबसे मतलब इसका सबसे ऊंचा स्थान होता है। उसके बाद होता है आपका राज्य मंत्री और तीसरा होता है उप मंत्री, ठीक है। अब कैबिनेट जो होता है वह आकार में भले, और ये तीनों मिलाकर के मंत्री परिषद कहलाते हैं, राज्य मंत्री परिषद कहलाता है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि मंत्रिमंडल जो होता है, जो कैबिनेट होता है, उसी में सबसे प्रमुख विभागों या मंत्रालयों के मंत्री शामिल होते हैं और मेन काम जो है सरकार से रिलेटेड, कानून बनाने से रिलेटेड सब काम, मेन काम यही लोग करते हैं, कैबिनेट मंत्री ही करते हैं। जैसे आप केंद्र में देख सकते हो कि रक्षा मंत्री है, आपके रेल मंत्री हैं, आपके जो है क्या बोलते हैं वित्त मंत्री हैं, ये सब जो है वो शामिल हैं कैबिनेट में, ठीक है। तो कैबिनेट में ये लोग शामिल होते हैं और यही सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, इसलिए सबसे उच्च कोटि के मंत्री यही होते हैं, कैबिनेट मंत्री, ठीक है। और यहां पर यह समझना जरूरी है कि राज्य मंत्री परिषद का आकार तो बहुत बड़ा होता है, राज्य मंत्री परिषद में तो ये सब आ गए तो आकार इसका बहुत बड़ा हो गया, लेकिन वैल्यू यदि देखा जाए तो वैल्यू वाइज मतलब कि महत्व के अनुसार जो है मंत्रिमंडल जो होता है उसका महत्व ज्यादा होता है। पूरे राज्य मंत्री परिषद में सबसे ज्यादा महत्व जो होता है वह मंत्रिमंडल का ही होता है। अब देखते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जो कि विभिन्न कैबिनेट मंत्रालयों, ये जो इसमें मंत्रिमंडल में जो मंत्रालय है उनसे संबद्ध होते हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं, या तो उनकी सहायता करते हैं या फिर उनसे उन्हीं से संबद्ध होते हैं, ठीक है। जैसे आप गृह राज्य मंत्री है ना, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय है, उसी प्रकार से वित्त राज्य मंत्री आपके अनुराग ठाकुर हैं, है ना, केंद्र की बात मैं कर रहा हूं, उसी तरह से राज्य में भी होते हैं, ठीक है। तो आप लोग अलग अलग राज्यों से होंगे तो राज्य का मंत्री का नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं, जैसा केंद्र में होता है सेम सिस्टम यहाँ पर भी होता है, तो मैं इसलिए केंद्र का उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि वो जाने माने चेहरे हैं, आप जानते होंगे। तो राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, ठीक है, इनको जो है स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, इनका अलग ही अपना काम होता है, ठीक है, ये स्वतंत्रता से काम करते हैं। और दूसरा जो होता है वह आपका कैबिनेट से संबद्ध होता है, कैबिनेट से संबद्ध होता है, रिलेटेड होता है, ठीक है।
उसके और ये जो होते हैं ये आपका कैबिनेट के पार्ट नहीं होते हैं, मतलब मंत्रिमंडल का अंग नहीं होते हैं, न ही मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेते हैं। ठीक है, यह याद रखिएगा राज्य मंत्री के बारे में। आगे देखते हैं उपमंत्री। अब उपमंत्री जो है वो सबसे निम्न कोटि के मंत्री होते हैं, इनका वैल्यू सबसे कम होता है, और ये जो होता है जनरली वह कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होते हैं। यह जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होते हैं। ठीक है, यह जरूर याद रखिए। कैबिनेट मंत्री में कौन? जो भी मंत्रालय कैबिनेट के अंतर्गत है, मंत्रिमंडल के अंतर्गत है, उसके जो मंत्री हैं उसमें सहायता के लिए उपमंत्री होते हैं। और ये भी जो होते हैं वह कैबिनेट की सहायता तो जरूर करते हैं, लेकिन कैबिनेट के अंग नहीं होते हैं। यह याद रखिएगा, कैबिनेट के अंग नहीं होते हैं और न ही कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक में भी भाग ये नहीं लेते हैं। तो ये आपके 3 प्रकार के मंत्री हो गए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो अब आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मैंने बता दिया कि आपका जो कैबिनेट होता है वह वैल्यू के हिसाब से सबसे अधिक होता है। अब देख लेते हैं मंत्रिमंडल की भूमिका के बारे में। मंत्रिमंडल की भूमिका के बारे में देखें तो जैसा मैंने बताया कि इनका वैल्यू सबसे ऊंचा होता है, सबसे उच्च पदस्थ मंत्री होते हैं, मतलब कि सबसे उच्च स्तरीय मंत्री होते हैं। तो राज्य की कार्यपालिका का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वह आपका मंत्रिमंडल ही होता है, और यही राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की सर्वोच्च नीति निर्धारक होते हैं ये मंत्रिमंडल। ठीक है, यह याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं तो राज्य सरकार की जो नीति होती है उसका निर्धारण मंत्रिमंडल ही करती है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखते हैं तो एक जैसे आप देखते हैं प्राइवेट कंपनी में जैसे अभी CEO होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। जैसे अभी हाल ही में मैंने वीडियो बना करके आपको बताया था कि जेफ बेजोस ने अमेजॉन के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वो क्या थे? मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। तो उसी प्रकार से यहां पर यदि तुलना की जाए तो जो आपका राज्य मंत्री परिषद है, जो राज्य कार्यपालिका है, उसमें CEO की भूमिका आप कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल निभाती है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका निभाती है। इसके बाद हम देखते हैं तो मंत्रिमंडल ही जो होती है वह राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य समन्वयक होती है। समन्वयक कहने का क्या मतलब है कि एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय का रिलेशन स्थापित करती है। ठीक है, मतलब जैसे आप कह सकते हैं स्वच्छता या पर्यावरण। ठीक है, तो यह अलग अलग मंत्रालयों का विषय, मतलब बहुत सारे मंत्रालयों में ये आ जाता है। ठीक है, अब जैसे केंद्र में हम लोग देख लेते हैं तो केंद्र में इसके लिए जो है आपका जल मंत्रालय जो है, जल शक्ति मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत में भी आ जाएगा। फिर आपका पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसके अंतर्गत भी ये विषय आ जाएगा। अब किसी विषय पर कानून बनाना है तो दोनों मंत्रालयों में जो समन्वय होगा या फिर कोई योजना बनानी है, कोई नीति बनानी है, आप देखते होंगे बराबर में करंट अफेयर्स में लिखता हूं कि ये जो योजना बनाई गई है या ये मंत्रालय और ये मंत्रालय तीनों को ने मिल करके बनाया है। तो वो जो समन्वय का काम होता है वह जो एक दूसरे से मतलब कि रिलेशन बना करके और उसके बाद संयुक्त रूप से नीति बनाने का काम होता है, तो उसमें समन्वय करने की भूमिका जो होता है, उन सबको इंटीग्रेट करने की जो भूमिका होती है वह मंत्रिमंडल की होती है। ठीक है, ताकि आपस में कोई उलझन ना हो। ठीक है, और सब मिलजुल करके देश को या फिर राज्य, यहाँ पर तो राज्य होगा तो राज्य को आगे बढ़ा सकें। इसके बाद देखते हैं तो यही जो है राज्यपाल की सलाहकार भी होती है। जो मैंने बताया कि मंत्रिपरिषद होगी राज्यपाल की सहायता के लिए, तो राज्यपाल को सलाह कौन देती है? मंत्रिमंडल ही मुख्य रूप से देती है। ठीक है, तो यह भी मंत्रिमंडल की भूमिका हुई। इसके बाद हम देखते हैं तो यदि कोई आपातकाल आ जाता है, जैसे मान लिया बिहार में बाढ़ आ गया अचानक से या फिर भूकंप आ गया है ना, तो आपातकाल की कोई स्थिति हो गई, किसी भी कारण से कोई आपातकाल की स्थिति हो गई, जैसे अभी कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 आ गया, तो यहां पर जो आपातकाल में जो मुख्य निर्णय लेने वाला अंग होगा मंत्रिपरिषद का, वह मंत्रिमंडल ही होगा। तो आपात प्रबंधक इसको कहा जाता है, डिजास्टर मैनेजर। ठीक है, डिजास्टर मैनेजर इसको कहा जा सकता है, या फिर इमरजेंसी मैनेजर कहिए। डिजास्टर तो खैर वो बहुत बड़ा शब्द हो गया, इमरजेंसी मैनेजर कहिए। कोई भी इमरजेंसी काम आ जाता है तो उसको मैनेज करने का काम यही करता है। ठीक है,
इसके बाद हम देखते हैं तो प्रमुख जो वैधानिक मामले होते हैं, जो कानून बनाने हैं, उन पर भी जो अंतिम निर्णय लेता है वह मंत्रिमंडल ही लेता है। जैसे करंट अफेयर्स में मैं बराबर लिखता हूं कि अमुक योजना को जो है या फिर अमुक संधि को जो है कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है ना, मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिली, केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली, यह मैं लिखता हूं जब मैं संदर्भ लिखता हूं कि करंट अफेयर्स में। तो वो जो होता है मंत्रिमंडल ही जो होता है वह अंतिम उस पर मंजूरी देता है। कोई भी योजना हो, कोई भी संधि हो, कोई भी कार्यक्रम लागू करना हो तो इन सब पर मंजूरी अंतिम कौन देता है? मंत्रिमंडल ही देता है। ठीक है, अब इसके लिए अलग अलग समितियां भी बनाई जाती हैं, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, कैबिनेट समितियों के बारे में। ठीक है, लेकिन अब लास्ट जो है इसका वह अब राज्यपाल जो होते हैं, जैसा मैंने राज्यपाल में बताया था कि राज्यपाल जो होते हैं वह आपका नियुक्ति करते हैं, महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, फिर आपका जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। तो इन सब मामलों में वो मंत्रिपरिषद से सलाह लेते हैं, यह मैंने बताया था। अब मंत्रिपरिषद में उनको सलाह कौन देगा? यही मंत्रिमंडल देगा। ठीक है, तो मंत्रिमंडल की क्या भूमिका होती है ये आप समझ गए होंगे कि मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल की जो भूमिका होती है, राज्य में जो मंत्रिमंडल की भूमिका होती है वही सर्वोच्च होती है। वही लगभग एक तरह से कह सकते हैं कि सारा सरकार काम चलाने का काम जो है मंत्रिपरिषद ही, मंत्रिमंडल ही करता है और उसकी सहायता के लिए बाकी मंत्री होते हैं। बस इतना समझ लीजिए। अब देख लेते हैं कैबिनेट समितियां। तो कैबिनेट समितियां क्या होती है? उन्हीं मंत्रियों में जो कैबिनेट के मंत्री हैं वही मंत्री जो है अलग अलग समितियां उनको मिला करके बनाई जाती है। जैसे रक्षा समिति हो गया, वित्तीय समिति हो गया। बजट का निर्णय कौन लेगा भैया? तो वित्तीय समिति लेगी, तो या फिर आर्थिक समिति लेगी। अब रक्षा विभाग से संबंधित निर्णय कौन लेगी? तो रक्षा समिति लेगी, है ना। उसमें डिफेंस मिनिस्टर होंगे, प्रधानमंत्री होंगे और फिर और भी एक आध मंत्री को रखा जाता है, गृह मंत्री होंगे, विदेश मंत्री होंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग समितियां बनाई जाती हैं जो कि अलग अलग मामलों पर निर्णय लेती है, जैसे रक्षा समिति, वित्तीय समिति इत्यादि। ठीक है, और इन्हें जो है परिस्थिति के अनुसार और आवश्यकता अनुसार प्रधानमंत्री के द्वारा निर्मित किया जाता है। तो इनकी संख्या भी अलग अलग हो सकती है और इनका जो आकार है वो भी अलग अलग हो सकता है। कितने मंत्रियों को समिति में शामिल करना है, उनकी जरूरत है भी या नहीं है, कितनी संख्या में समिति बनेगी, इस मामले की, उस मामले की, उस मामले की, ये सब जो है ना परिस्थिति के हिसाब से और आवश्यकता के हिसाब से प्रधानमंत्री तय करते हैं। इसलिए इनका आकार और इनकी जो संख्या होती है वह भी अलग अलग होती है अलग अलग परिस्थितियों में। ठीक है, अब कैबिनेट जो होती है वह कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल जो होती है वह इन्हीं समितियों के माध्यम से अपने कार्यों का संचालन करती है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देख लिया कैबिनेट समितियों के बारे में। अब देखते हैं मंत्रियों के क्या दायित्व होते हैं। तो मंत्रियों के दायित्व को जो है यहाँ पर दो भागों में मेनली बांटा जाता है। तीसरा एक और होता है विधिक उत्तरदायित्व, जो कि भारत में दिया नहीं गया है, न केंद्र स्तर पर दिया गया है और न राज्य स्तर पर दिया गया है। तो विधिक उत्तरदायित्व जो है हमारे यहाँ नहीं दिया गया है, वो ब्रिटेन की संसद में मिलता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, दो प्रकार के उत्तरदायित्व होते हैं। पहला जो होता है आपका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और दूसरा जो होता है आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। तो जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूं मैं कि सामूहिक उत्तरदायित्व जो होता है मंत्रिपरिषद का वह किसके प्रति होता है? तो विधानसभा के प्रति होता है राज्य में, और केंद्र में जाएंगे तो लोकसभा के प्रति होता है। और व्यक्तिगत जो उत्तरदायित्व होता है वह होता है आपका राज्य में मुख्यमंत्री के प्रति और केंद्र में प्रधानमंत्री के, राज्य में राज्यपाल के प्रति और वहां पर आपका केंद्र में राष्ट्रपति के प्रति। लेकिन मैं गलत भी नहीं बोला हूं भैया, वास्तविक रूप में देखें तो आपका मुख्यमंत्री के प्रति होता है राज्य में और प्रधानमंत्री के प्रति होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व कहाँ? केंद्र में। ठीक है, क्यों? क्योंकि मतलब संवैधानिक रूप में तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मंत्री काम करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में मुख्यमंत्री के ही प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, और यह मैं बता चुका हूं कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कैबिनेट के द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय जो होता है, यहां पर यह भी आप देख सकते हैं कि कैबिनेट के द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय जो होता है वह मंत्रिपरिषद का सामूहिक निर्णय माना जाता है। ठीक है,
जो कैबिनेट निर्णय लेती है, कैबिनेट ने किसी मामले में निर्णय ले लिया कि हाँ भैया चीन पर आक्रमण आज ठोक देना है, ठीक है, तो वह जो है पूरे मंत्रिपरिषद का सामूहिक निर्णय माना जाएगा। कोई मंत्री यदि उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है या फिर उसको कोई मतभेद है तो वह इस्तीफा दे दे अपना। ये हो सकता है भैया, इस्तीफा दे दो तुम अपना, यदि आपको कोई मतभेद है या फिर आप हमारे विचार से संबंध नहीं हो, मंत्रिमंडल का फैसला आप मानने को तैयार नहीं हो, तो आप इस्तीफा दे दो। लेकिन आपको हक नहीं है, आपको हक नहीं है, अधिकार नहीं है कि आप मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए किसी निर्णय की आलोचना करो या फिर प्रेस में वगैरह में बयान वगैरह दे दो, है ना, तो ये आप नहीं कर सकते हो, आप इस्तीफा दे दो, ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका सामूहिक उत्तरदायित्व कि जो भी मंत्रिमंडल फैसले लेगी वह पूरे आपका मंत्रिपरिषद का फैसला माना जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी मैंने बता दिया, ठीक है, कि मुख्यमंत्री की ही सलाह पर चूंकि नियुक्ति करते हैं, इसलिए वास्तविक रूप में देखें तो मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत ही काम करता है। लेकिन आपका जो है संविधान में ऐसा कहा गया है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है वह व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं मंत्री, ठीक है, इसलिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो होता है वह राज्यपाल के प्रति ही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब विधिक उत्तरदायित्व जो होता है वो तीसरा होता है, जो कि यहाँ पर दिया नहीं गया है। तो विधिक उत्तरदायित्व से जैसे केंद्र सरकार के मंत्रियों को जो है आपको मुक्त रखा गया है, उसी प्रकार से राज्य सरकार के मंत्रियों को भी विधिक उत्तरदायित्व से मुक्त रखा गया है। यानी कि राज्यपाल के पास यदि कोई कानून बना करके, कानून का जो प्रारूप है वो यदि भेजा जाता है राज्यपाल के पास, तो जरूरी नहीं है कि मंत्री उस पर अपना हस्ताक्षर करके दे, ठीक है, तो यह विधिक उत्तरदायित्व से मुक्त होता है, ठीक है। और न्यायालय इस बात पर विचार नहीं कर सकती है, यह भी आप यहां पर पॉइंट लिख सकते हैं यदि पूछा जाता है तो, कि न्यायालय इस बात पर विचार नहीं कर सकती है कि जो मंत्रिपरिषद है उसने राज्यपाल को क्या सलाह दिया है और क्यों दिया है, ठीक है, इस पर न्यायालय में कोई भी बहस नहीं हो सकती है, नहीं न्यायालय इस पर विचार कर सकती है। अब देख लेते हैं मंत्रिपरिषद के कार्य क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद के कार्य, पहला, ये सब मैं लगभग आपको बता ही चुका हूं। तो राज्यपाल की सहायता करना, तो इसमें हम लोग देख ही चुके हैं कि वैसे मामले जिसमें राज्यपाल को अपने विवेकानुसार शक्ति प्राप्त है कि वह कोई फैसला ले, उन मामलों को छोड़ करके बाकी अन्य कार्यों के संचालन हेतु राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उनका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। तो यह राज्यपाल की सहायता करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कानून एवं विधि निर्माण। तो जितने भी कानून बनाए जाते हैं आपका किन विषयों पर? राज्य सूची के विषयों पर और संवर्ती सूची के विषयों पर। राज्य सूची के विषय और संवर्ती सूची के विषय, इन विषयों पर जो भी कानून बनाए जाते हैं वह कानून बनाने का काम कौन करता है? मंत्रिपरिषद ही करते हैं, ठीक है। विभिन्न मंत्रालयों के जो कानून होते हैं वो अलग अलग मंत्रालय अपना कानून का प्रारूप तैयार करते हैं, फिर जो है आपका भेज देते हैं मंत्रिमंडल के पास अप्रूवल के लिए, मंत्रिमंडल उनको अप्रूव कर देती है, उसके बाद फिर जो है पेश किया जाता है आपका कहाँ पर? लोकसभा या राज्यसभा में, जहाँ भी पेश करना है वो किया जाएगा। और उसके बाद जैसा मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि संसद में क्या क्या होता है, तो केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर जो विधानमंडल है उसके बारे में हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। इसके बाद है समन्वय। समन्वय भी मैंने बता ही दिया है कि समन्वय का काम क्या होता है। एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय, एक विभाग से दूसरे विभाग के बीच में जो है संबंध स्थापित करना, अच्छे रिश्ते बनाना, ताकि वो लोग मिल करके आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो यह समन्वय का काम भी मंत्रिपरिषद करती है। इसके बाद कल्याणकारी योजनाएं बनाना, तो जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करना, उनका संचालन करना, उनकी देखरेख करना कि भैया काम योजना जो है वो सही से लागू हो रही है या नहीं हो रही है। यह सब काम जो होता है वह ये आपका मंत्रिपरिषद का ही होता है। विभिन्न मंत्रालय अपने द्वारा बनाई गई योजनाओं को या फिर सरकार के द्वारा लागू की गई योजनाओं को यदि उनके मंत्रालय के तहत आता है तो उसके कार्य, संचालन, नियंत्रण, वित्त पोषण इत्यादि की जिम्मेदारी संभालते हैं। इसके बाद है आपका बजट। तो बजट आप जानते हैं कि पेश किया जाता है बार बार। केंद्रीय बजट तो हाल ही में पेश किया गया है और यार दुख होता है मुझे कि भैया बजट पर मैंने 3-3, 4-4 वीडियो इतने बेहतरीन बताए, जितने भी ग्राफ्स थे, जितने भी वो थे, सब का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस किया और मैंने देखा है, मैंने खुद सर्च करके देखा है, यूट्यूब पर मेरे जैसा वीडियो किसी ने नहीं बनाया। केवल एक स्टडी IQ का वीडियो जो है वो मुझे अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने भी पूरे ग्राफ और चार्ट को एक्सप्लेन नहीं किया है।
केवल मैं ही हूं जिसने पूरे ग्राफ और चार्ट को एक्सप्लेन किया है, 4 वीडियो बना है, हर तथ्य आपको बताया, लेकिन आप लोग देखते तो है नहीं। खैर जो भी हो, मुझे शिकायत नहीं करनी और वीडियो भी लंबा नहीं करना। बजट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो बजट बनाने का काम जो होता है वह भी आपका मंत्रिपरिषद का ही होता है, मंत्रिपरिषद का ही अंग होता है। आपका वित्त मंत्रालय मंत्रिमंडल का भी अंग होता है और वही जो है बजट तैयार करता है। विभिन्न विभागों, विभिन्न मंत्रालयों से उनका जो खर्च का ब्यौरा होता है, कितना खर्च आप करने वाले हैं, कितना आपका अनुमानित खर्च है, अपने योजना वगैरह का वो लोग खर्च का एस्टिमेट तैयार करके और फिर भेज देते हैं वित्त मंत्रालय को। वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालयों का बजट देखते हुए जो है मुख्य बजट तैयार करता है राज्य का। ठीक है, तो यह हो गया आपका बजट का निर्माण भी कौन करता है? मंत्रिपरिषद ही करता है। उसके बाद है नियुक्ति की सिफारिश। तो राज्यपाल जिन भी अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं उन पर उनमें सलाह देने का काम कौन करती है? मंत्रिपरिषद ही करती है। वैसे मंत्रिमंडल की भूमिका में हम लोग देख चुके हैं कि मेनली तो मंत्रिमंडल ही करती है, लेकिन मंत्रिपरिषद के कार्यों में भी इसको शामिल किया जा सकता है। आगे देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था परिवर्तन। तो विभिन्न जो आपके अधिकारी होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकारी होते हैं, उन सबको देखते हैं कि ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? मुख्यमंत्री ही करता है। यहाँ से वहाँ तबादला कर दिया, वहाँ से यहाँ तबादला कर दिया, फिर या फिर जो है उसको क्या बोलते हैं, कभी बर्खास्त कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो ये सब काम कौन करता है? ये सब काम जो है आपका मंत्रिपरिषद ही करती है। मंत्रिपरिषद ही राज्यपाल को ये सब कहती है कि कर दो भैया, बर्खास्त कर दो, तो ये कर दो, तो वो कर दो। तो ये सब जो होता है इस तरह जो है प्रशासनिक व्यवस्था परिवर्तन किया जाता है। किसके द्वारा? आपका मंत्री परिषद के द्वारा। ठीक है, या फिर या तो बर्खास्त कर सकते हैं, बर्खास्त राज्यपाल से कह के करवा सकते हैं, या फिर जो है आपका स्थानांतरण करवा सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, जो आपका विभाग है वो चेंज करवा सकते हैं। मान लिया किसी पहले जो था वह आपका वित्त विभाग में सचिव था, तो उसको बदल करके और दूसरे विभाग का सचिव बना दिया, किसी अन्य कृषि विभाग का सचिव बना दिया। तो ये सब जो है आपका प्रशासनिक परिवर्तन, आपका व्यवस्था परिवर्तन किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, और मंत्रिमंडल यह निर्णय लेती है कि भैया किसको कौन सा मंत्री बनाना है। अब मान लिया किसी को अतिरिक्त प्रभार देना है किसी मंत्रालय का, तो वो भी निर्णय जो है वो मंत्रिमंडल लेती है। तो यह सब इसके कार्य हो गए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और एक एक टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अब ये तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं ही बेस्ट हूँ, तो ये तो गलत होगा, ये तो घमंड वाली बात हो जाएगी, लेकिन मैंने कोशिश की है कि हर टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ। मैंने इसमें लक्ष्मीकांत को भी इंक्लूड किया है, मैंने परीक्षा वाणी से भी तथ्य जुटाया है, मैंने दृष्टि नोट्स का भी तथ्य जुटाया है और मैंने घटना चक्र से भी तथ्य जुटाया है। तो ये 4 किताबें जो बेस्ट मानी जाती हैं उन सब से तथ्य जुटा करके मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको बहुत पसंद आया होगा, इतनी उम्मीद है। यदि आपको पसंद आया है तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए और सब लोगों तक पहुंचाइए, शेयर अधिक से अधिक कीजिए ताकि बहुत सारे लोग जो है इसको देख करके लाभान्वित हो सके। और यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन यानी कि घंटी का आइकॉन दबा दीजिए ताकि आगे जो भी मैं वीडियो बनाऊं, नेक्स्ट वीडियो हमारा मुख्यमंत्री का आने वाला है, तो जो भी वीडियो में आगे बनाऊं उन सब का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे और आप जो है तुरंत वो वीडियो देख पाओ। ठीक है, तो अब और यदि नोट्स चाहिए, सॉरी लास्ट में ये भी बताना जरूरी है कि ये सब जो मैं बता रहा हूँ, जो भी आपको बता रहा हूँ वो सब मैंने नोट्स में तैयार किए हुए हैं। ये देखिए मेरा नोट्स है। तो ये जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, ये नोट्स यदि आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है, हर चैप्टर का नोट्स आपको मिल जाएगा। तो ये नोट्स यदि आपको चाहिए तो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है। आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, आपको जीएस के भी नोट्स दिए जाएंगे और करंट अफेयर्स के भी नोट्स दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 9525360283 बस इस पर व्हाट्सएप करना है और कहना है कि मुझे चाहिए नोट्स चाहिए। मैं आपको सैंपल नोट्स दे दूंगा। सैंपल नोट्स आप पढ़िए आसानी से, 1-2 घंटे खूब बढ़िया से मन लगा के पढ़िए। 2-3 आपको पीडीएफ दे दूंगा, खूब मन लगा के पढ़िए। और आपको यदि लगता है कि आपके काम का है और इससे बाहर से सही में क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है, तो अभी आप हमारे ग्रुप में जुड़िए, पेमेंट कीजिए। ठीक है, पेमेंट करके हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए। मात्र जो है बीपीएससी के लिए यदि आप जुड़ते हैं तो मात्र 2500 रुपए में पूरा कोर्स है आपका पीटी और मेंस का। और यदि आप अन्य पीसीएस के लिए जुड़ना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी कराना मैंने छोड़ दिया भैया, यूपीएससी का लेवल अब बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया है तो उतना मैं नहीं जा सकता हूँ। लेकिन पीसीएस की तैयारी के लिए यदि आप तैयारी करना चाहते हैं किसी भी स्टेट पीसीएस का, तो जीएस सब में सेम ही होता है और उस जीएस को का तैयारी मैं आसानी से आपको करा सकता हूँ और आप
आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मात्र 3000 रुपया फ़ी होगा, ठीक है। पहले मैंने 5000 रुपया रखा था, लेकिन अब बहुत सारे लोग जो है मतलब कहने लगे कि ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि जो बड़े बड़े संस्थान हैं वही जो है 1.5 लाख 2 लाख रुपया लेते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता। जबकि यही नोट्स वो देते हैं, इससे भी बेकार नोट्स उनका होता है, ठीक है। इससे बेकार नोट्स होता है, मैं खुलेआम कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो आपको अच्छा लगता है क्योंकि उनके पास संसाधन है, उनके पास पैसा है, उन्होंने दिखावटी वो खोल करके रखा है, एसी लगा रखा है और बाकी सब। तो खैर जो भी है, वो दिन मेरा भी आएगा, भगवान की कृपा होगी तो। लेकिन मैं फिर भी 1.5 लाख रुपया नहीं लेने वाला हूँ, टेंशन ना लो। अभी जो है आपको नोट्स मिल जाएगा आसानी से, मात्र 3000 रुपये में स्टेट पीसीएस के लिए, और बीपीएससी का जो है आप ले सकते हो मात्र 2500 रुपये में। टोटल नोट्स एक बार में नहीं दूंगा मैं, आपको प्रोग्राम से, पूरे 9 महीने के प्रोग्राम से जुड़ना होगा और बारी बारी से आपको नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है। और करंट अफेयर्स के भी नोट्स आपको दिए जाएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह, जो टेस्ट सीरीज वगैरह है वो सब भी हमारा चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं पर करते हैं समाप्त। मुझे दीजिए इजाज़त, खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए और मेरे वीडियो जरूर शेयर करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।